नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर से चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और मित्रों, अब मैं आता हूं अपने विषय पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक समास चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे थे और समास चैप्टर में पिछले 3 वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा है। आज हम बात कर रहे हैं समास के दूसरे भेद, यानी कि जो दूसरा भेद है समास का, वो कौन सा भेद हो जाएगा? वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो मित्रों, आज हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अच्छी तरह से सीखें, समझें। और मित्रों, शुरू करने से पहले एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि समय रहते जो सारे अपडेट्स हैं वो आपको प्राप्त होते रहें, नियमित रूप से मिलते रहें। और चाणक्य क्लासेस का जो एंड्रॉइड ऐप है उसे भी आप डाउनलोड कर लें, जिससे व्यवस्थित रूप से आपको सारे पाठ्यक्रम वहाँ पर बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो मित्रों शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और किसी प्रकार की समस्या आपको हो जाए तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुँचाते रहिएगा। मैं यथा सामर्थ्य पूरी कोशिश करता हूं कि विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तो तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है, तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या हो जाती है? जहां उत्तर पद प्रधान हो, जहां उत्तर पद प्रधान हो तथा दो पदों के मध्य प्रयुक्त परसर्गों। परसर्ग का मतलब क्या होता है? परसर्ग का मतलब होता है कारक चिन्ह। परसर्ग का मतलब क्या होता है? कारक चिन्ह। परसर्गों यानी कि कारक चिन्हों या वाक्यांशों का लोप हो, वहाँ समास कौन सा होता है? वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास में अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सा पद प्रधान होता है, तो मित्रों ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि जो दूसरा पद होता है वो पद प्रधान होता है। और परिभाषाओं में कई बार आप देखते हैं कि मध्य में आए हुए परसर्गों का ही लोप किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ परसर्गों यानी कारक चिन्हों के साथ में कई बार वाक्यांशों का भी बीच में से लोप कर दिया जाता है, जैसा कि हम लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये तमाम प्रक्रिया जहाँ पर हो, यानी कि जहाँ उत्तर पद प्रधान भी हो और दो पदों के मध्य में आए हुए कारक चिन्हों या वाक्यांशों का लोप हो, वहाँ समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में कुछ विशेष अन्य बातों की। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास के सामान्यतः 2 भेद परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद पूछे जाते हैं? सामान्यतः 2 भेदों के बारे में चर्चा की जाती है। और वो 2 भेद कौन कौन से हैं उनसे मैं आपका एक बार परिचय करवा दूं। जिनमें से जो पहला भेद होता है वो क्या होता है? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और इसी का जो दूसरा भेद होता है वो भेद हो जाता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा भेद कौन सा हो जाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से ये 2 भेद हो जाते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष। बहुत ही उच्च स्तरीय परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः कारक चिन्हों विभक्तियों के लोप वाले जो उदाहरण आते हैं उनमें व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। कई बार
अन्य नाम न दे करके और व्यधिकरण तत्पुरुष नाम भी दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको व्यधिकरण तत्पुरुष समास ही करना है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। समानाधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें शब्द आया है एक अधिकरण। तो सबसे पहले अधिकरण शब्द का अर्थ क्या होता है, दोनों में ही यहाँ वी प्लस अधिकरण है और यहाँ समान प्लस अधिकरण है, तो किस प्रकार से अधिकरण शब्द का आप अर्थ लेते हैं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अधिकरण की। तो अधिकरण से हमारा तात्पर्य क्या है, अधिकरण से हमारा तात्पर्य है विभक्तियाँ। जहां दोनों पदों में विभक्तियां अलग अलग हो, असमान विभक्तियां हो, वहां पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और जहां दोनों पदों में विभक्तियां समान हो, वहां समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और जहां दोनों पदों में विभक्तियां समान होती है, वहां पर सामान्यतः एक शब्द विशेषण या उपमान हो जाता है और शेष पद विशेष्य या उपमेय हो जाता है। सामान्यतः समानाधिकरण तत्पुरुष समास में यही होता है। और ये जो विशेषता हो जाती है, वो विशेषता किसकी हो जाती है, कर्मधारय समास की हो जाती है। तो कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो है, सामान्यतः इसके 10 भेद तक हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं, 10 भेद तक इसके भेद हो जाते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं, उनके बारे में मैं आपका परिचय करवा दूं। तो सबसे पहले तो जो विभक्तियों के यानी कारक चिन्हों के योग से जो बनने वाले भेद होते हैं, विभक्तियां, विभक्तियों पर आधारित। तो आप जानते हैं कि इनमें से विभक्तियों पर आधारित भेद कितने होते हैं, विभक्तियों पर आधारित तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं। तो 6 भेद तो विभक्तियों पर आधारित हो गए। उसके बाद के जो अलग भेद और बचे हैं, जो 4 भेद और शेष रह जाते हैं, वो 4 भेद कौन कौन से हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो पहला इसमें भेद आ जाता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। दूसरा इसमें भेद आ जाता है नए तत्पुरुष समास। तीसरा भेद इसमें आ जाता है उपपद तत्पुरुष समास। और चौथा और अंतिम भेद आ जाता है अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा, अलुक तत्पुरुष। तो इस प्रकार से 6 भेद ये हो गए। और 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, तो इस प्रकार तत्पुरुष समास के यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास के इन 10 भेदों के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास के अंतर्गत हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के इन भेदों के बारे में। तो सबसे पहले जो भेद आता है तत्पुरुष समास का, इसको हम क्या कहते हैं, द्वितीया तत्पुरुष। क्या कहते हैं, द्वितीया या कर्म तत्पुरुष। प्रथमा विभक्ति का तत्पुरुष समास में यानी समास में प्रयोग नहीं होता है। द्वितीया से यानी कि कर्म कारक से इसका प्रयोग होता है। तो कर्म कारक में विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। तो द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहा जा सकता है, कर्म तत्पुरुष समास भी कहा जा सकता है। और आप जानते हैं कि इनका कारक चिन्ह क्या होता है। यदि संस्कृत होता तो ये शब्द विभक्तियों के रूप में जुड़े होते हैं। हम अभी हिंदी के अनुसार इन कारकों, इन समासों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो विभक्तियाँ हैं वो कारक चिन्हों के रूप में वियुक्त होती है, अलग होती है, पृथक होती है। और कर्म कारक का जो कारक चिन्ह क्या हो जाता है, को या की ओर, को या की ओर या फिर की तरफ। तो इस प्रकार से ये कर्म कारक के विभक्तियां हो जाती है। जब हम समास करेंगे, शब्दों को जोड़ेंगे, तो इन विभक्तियों का हम लोप कर देंगे। और जब हम समास विग्रह करेंगे तो इन्हीं विभक्तियों का हम फिर से क्या कर देंगे, प्रयोग कर देंगे। तो अब द्वितीया यानी कि कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण किस प्रकार से बनते हैं, तो हम इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर लिख लेते हैं। उदाहरण वही होंगे जो पिछली कई परीक्षाओं में आए हुए होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इन उदाहरणों को पढ़ें, सीखें और समझें। जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया है ग्रामगत, गृहगमन, मोक्ष प्राप्त, हरि प्राप्त, चिड़ी मार, नरभक्षी,
शाकाहारी। तो इस प्रकार से कुछ शब्द मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इन शब्दों का समास विग्रह करें। इन्हीं कारक चिन्हों के साथ इन सभी शब्दों का समास विग्रह हो जाएगा। तो किस प्रकार से होगा इनका समास विग्रह, तो ये हम देखते हैं। जैसे कि पहला जो हमने शब्द लिखा है ग्रामगत। ग्रामगत का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे ग्रामगत का समास विग्रह हो जाएगा गांव की ओर गया हुआ। गांव की ओर गया हुआ। ग्राम इसका तद्भव रूप हो जाएगा गांव, और गत का रूप हो जाएगा गया हुआ। संस्कृत में गम धातु के साथ में त प्रत्यय के योग से शब्द बनता है गत, जिसका अर्थ होता है गया हुआ। तो हिंदी में हम सामान्यतः शब्दों के अर्थ को ही लेते हैं। जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, गांव की ओर गया हुआ। इसी प्रकार अगला शब्द आ गया गृह गमन। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, घर की ओर गमन। गमन का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जाना। घर की ओर जाना भी लिखा जा सकता है। अगला शब्द आ गया है मोक्ष प्राप्त। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त। इसी प्रकार शब्द आ गया हरि प्राप्त। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, हरि को प्राप्त। इसी प्रकार हमने आगे एक और शब्द लिखा है चिड़ी मार। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया है एक और नरभक्षी। तो नरभक्षी का समास विग्रह क्या हो जाएगा, नरभक्षी का समास विग्रह हो जाएगा नर का भक्षण करने वाला। नरभक्षी का समास विग्रह क्या हो जाएगा, नर को खाने वाला। नर को खाने वाला। भक्षी का मतलब क्या हो जाता है, खाने वाला। किसको खाने वाला, नर को खाने वाला। इसी प्रकार शब्द एक आदमखोर भी आ जाता है, जिसका तात्पर्य यही होता है आदमी को खाने वाला। शाकाहारी का समास विग्रह क्या हो जाएगा, शाक यानी वनस्पतियों को खाने वाला। तो इस प्रकार ये समास विग्रह हो जाता है शाकाहारी का। कुछ उदाहरण और भी जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं आपको एक बार और लिखवा देता हूं। जैसे शब्द आ जाता है कमर तोड़ या मुंह तोड़, या शब्द आ जाएगा एक और आदमखोर। तो इस प्रकार के कुछ और शब्द आ जाते हैं जिनका समास विग्रह हम इसी के अनुसार करते हैं। कमर तोड़ का समास विग्रह क्या हो जाएगा, कमर तोड़ का समास विग्रह हो जाएगा कमर को तोड़ने वाला। कमर को तोड़ने वाला। इसी प्रकार आगे मुंह तोड़ का समास विग्रह क्या हो जाएगा, मुंह को तोड़ने वाला। और आगे आदमखोर शब्द आ गया है तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, आदमी को या मनुष्य को खाने वाला। आदम का अर्थ क्या होता है, मनुष्य होता है। आप शब्द आदम लिख लीजिए। आदम का तात्पर्य क्या होता है, मनुष्य। तो मनुष्य को खाने वाला शब्द क्या हो जाता है, इसका समास विग्रह है आदमखोर का। आदम यानी मनुष्य को खाने वाला। तो इस प्रकार हमने कर्म तत्पुरुष समास के जो उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को हमने लिखा है। आपने देखा है कि जब हमने इन शब्दों का समास किया तो बीच में से हमने इन कारक चिन्हों को हटा दिया, इन कारक चिन्हों का लोप कर दिया, और जब हमने समास विग्रह किया तो इन्हीं शब्दों का हमने फिर से क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया है। तो इस प्रकार हमने द्वितीय तत्पुरुष यानी कि कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरणों को देखा है। आगे हम बात कर रहे हैं तृतीय तत्पुरुष समास की। अगला इसका जो दूसरा भेद हो जाएगा वो भेद क्या हो जाएगा, तृतीया। और आप जानते हैं कि तृतीया विभक्ति में कारक कौन सा हो जाता है, इसमें कारक हो जाता है करण। तो तृतीया तत्पुरुष भी कहा जा सकता है और करण तत्पुरुष समास भी कहा जा सकता है। करण तत्पुरुष समास। अब हम बात करते हैं कि इनके उदाहरण किस प्रकार से आएंगे, इनमें किन कारक चिन्हों का लोप होगा। तो सबसे पहले हम कारक चिन्हों की बात करें तो तृतीया विभक्ति यानी करण कारक का कारक चिन्ह क्या हो जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से, साथ में या के द्वारा, यानी कि इसके कारक चिन्ह हो जाएंगे से या
के द्वारा। इन कारक चिन्हों का हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। इसके उदाहरण किस प्रकार से होंगे, क्या क्या इसके उदाहरण होंगे। तो मित्रों उदाहरणों को लिख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है हस्तलिखित, बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण है हस्तलिखित। अगला मैंने शब्द लिख दिया मुखवाचित, कालिदासकृत, कालिदासकृत। यह शब्द आ गया तुलसी विरचित। शब्द क्या हो गया, तुलसी विरचित। और हम इसका एक शब्द लिख लेते हैं करग्रहित, करग्रहित। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द यहां पर आ जाते हैं। विद्युत चलित, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख लिए हैं। इनका हम समास विग्रह करेंगे। जैसे पहले शब्द आ गया आपके पास में हस्तलिखित, तो आप इसका समास विग्रह क्या करोगे, से या के द्वारा इन्हीं कारक चिन्हों का प्रयोग करोगे। तो हस्तलिखित का क्या हो जाएगा, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। इसी प्रकार शब्द आ गया मुखवाचित, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, मुख से वाचित मतलब बोला हुआ, मुख से बोला हुआ, मुखवाचित का समास विग्रह हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं से या के द्वारा इन्हीं में से शब्द आ जाएंगे। कालिदासकृत शब्द आ गया तो शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा, कालिदासकृत आ सकता है, सूर्यकृत आ सकता है, तुलसीकृत आ सकता है। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, कालिदास के द्वारा लिखा हुआ, कालिदास के द्वारा लिखा हुआ शब्द क्या हो जाएगा, कालिदासकृत। इसी प्रकार तुलसी विरचित का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तुलसीदास के द्वारा रचित, तुलसीदास के द्वारा रचित या लिखा हुआ। किसके द्वारा लिखा हुआ, तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ। आगे शब्द आ गया करग्रहित, तो करग्रहित शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, हाथों से, ग्रहित का अर्थ हो जाता है पकड़ा हुआ, हाथों से पकड़ा हुआ का समास, करग्रहित का समास विग्रह क्या हो जाए, कर यानी हाथों से और ग्रहित का मतलब पकड़ा हुआ। आगे शब्द आ गया विद्युत चलित, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, विद्युत के द्वारा या विद्युत से चलित यानी चलने वाला, विद्युत से चलने वाला। तो इस प्रकार ये समास विग्रह हो जाता है। तृतीया यानी करण तत्पुरुष समास के ये कुछ उदाहरण हो जाते हैं। उदाहरण ये पिछली किसी न किसी परीक्षा में आपको आए हुए मिल जाएंगे। जैसे मैंने कुछ शब्द और लिख दिए, जैसे मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर पदाक्रांत, या शब्द मैंने लिख दिया मेघाच्छादित। तो ये शब्द भी करण तत्पुरुष समास के या तृतीया तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं। इनका भी समास विग्रह आप इसी के अनुसार करोगे। पदाक्रांत का समास विग्रह क्या हो जाएगा, पद का मतलब क्या हो जाएगा, पैर, तो पैरों से। आक्रांत का मतलब यहाँ पर कुचला हुआ, दमित किया हुआ, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, पैरों से कुचला हुआ, पदाक्रांत। और इसी प्रकार मेघाच्छादित यानी मेघ का मतलब क्या होता है, बादल होता है, तो हम लिखेंगे बादलों के द्वारा या बादलों से, बादलों से। आच्छादित का मतलब क्या हो जाता है, छाया हुआ, बादलों से छाया हुआ। तो इस प्रकार के इसके कुछ और उदाहरण हो जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरणों की ओर बात करूं, यदि आप अभ्यास करना चाहें तो बहुत से उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। जैसे मैंने शब्द लिख दिया संकटापन्न, ठीक है।
और इसी प्रकार से शब्द हो जाएगा धूम्रावृत, धूम्रावृत। तो इन शब्दों का भी आप बहुत ही आसानी से समास वगैरह कर सकते हैं। संकटापन्न का समास वगैरह क्या हो जाएगा? संकट से घिरा हुआ, संकट से घिरा हुआ, संकटापन्न। आपन्न का मतलब घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ, आपन्न। और धूम्र आवृत का समास वगैरह क्या हो जाएगा? धूम्र का मतलब क्या होता है? धुआं। तो इसका समास वगैरह हो जाएगा धुएं से, धुएं से घिरा हुआ या ढका हुआ, घिरा या ढका हुआ। तो ये समास विग्रह हो जाएगा धूम्रावृत का। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि तृतीया तत्पुरुष समास के जो ये उदाहरण हैं, ये उदाहरण हमने सॉल्व कर लिए हैं। इन उदाहरणों में भी हमने क्या किया? जब हमने समास विग्रह किया तो से या के द्वारा का प्रयोग कर दिया, पूरे वाक्य के रूप में बदल दिया शब्द के अर्थ को। और जब हमने समास किया तो इन्हीं शब्दों में से जो कारक चिन्ह हैं, उन कारक चिन्हों को हटाते हुए और शब्दों के रूप में जो समास की प्रक्रिया के अनुसार जो परिवर्तन होता है, वो प्रक्रियागत परिवर्तन करते हुए हमने शब्दों को जोड़ दिया है। और इस प्रकार हमने तृतीया तत्पुरुष समास के उदाहरण बना लिए हैं। आगे हम बात करते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास के बारे में, जो कि इसका तीसरा भेद हो जाता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास में आप जानते हैं विभक्ति कौन सी हो जाती है? चतुर्थी विभक्ति में कारक कौन सा हो जाता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान कारक हो जाता है चतुर्थी में। तो आप इसको संप्रदान तत्पुरुष समास भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? संप्रदान तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष समास। अब आप जानते हैं कि संप्रदान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होता है? तो संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। अब जब हम समास करेंगे तो के लिए का बीच में से लोप कर देंगे, और जब समास विग्रह करेंगे तो इसी के लिए को फिर से दो पदों के बीच में ले आएंगे। इनके उदाहरण किस प्रकार से बनते हैं तो आनंद लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा और चाणक्य संस्थान से नियमित रूप से इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं तो इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे पहला शब्द मैंने लिख दिया है भोजनालय। पहला शब्द मैंने क्या लिख दिया है? भोजनालय। इसी प्रकार अगला शब्द क्या हो जाएगा? रसोई घर। अगला शब्द क्या हो जाएगा? रसोई घर। तो शब्द हो गया भोजनालय, रसोई घर। इसी प्रकार का एक शब्द और हो जाता है विद्यालय। इसी प्रकार से एक और शब्द हो जाता है गुरु दक्षिणा। और हम यहाँ पर शब्द लिख लेते हैं गौग्रास। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण हो जाते हैं। इन शब्दों का हमें समास विग्रह करना है। चतुर्थी तत्पुरुष यानी संप्रदान कारक के अनुसार इन शब्दों का हमें समास विग्रह करना है। इनका समास विग्रह क्या हो जाएगा? जैसे कि सबसे पहले हमने शब्द लिखा है भोजनालय, तो भोजनालय का जो समास विग्रह है वो समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो आप लिखोगे भोजनालय का समास विग्रह हो जाएगा भोजन के लिए आलय। भोजन के लिए आलय। आलय का मतलब क्या होता है मित्रों? आलय का अर्थ होता है घर या भवन। इसका मतलब भोजन के लिए जो घर है उसको हम क्या कहेंगे? भोजनालय कहेंगे। अगला शब्द क्या है? रसोई घर है, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? रसोई। रसोई शब्द का तात्पर्य है भोजन बनाने की प्रक्रिया जिस स्थान पर हो, भोजन बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं रसोई। तो रसोई के लिए यानी भोजन बनाने के लिए आलय या घर, तो ये क्या हो जाएगा? रसोई घर हो जाएगा। इसी प्रकार विद्यालय का समास विग्रह क्या हो जाएगा? विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय। आलय का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। इसी प्रकार गुरुदक्षिणा का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो गुरुदक्षिणा का समास विग्रह हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा। समास विग्रह क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया है गौग्रास। तो गौग्रास का समास विग्रह क्या हो जाएगा? गौ का मतलब गाय, अर्थात गायों के लिए ग्रास।
ग्रास शब्द का अर्थ होता है निवाला। जो हम भोजन का, रोटी का जो टुकड़ा तोड़ के जो हम खाते हैं, वो तोड़ा हुआ टुकड़ा क्या कहलाता है? निवाला। गौ ग्रास यानी कि भोजन करने से पहले सामान्यतः हमारे भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है कि पहला जो निवाला है वो हम गाय के निमित्त निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गौ ग्रास, यानी पहला निवाला गाय के लिए। तो गाय के लिए ग्रास या गाय के लिए निवाला हो जाता है। तो इसी प्रकार कुछ और भी शब्द इसके बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द और लिख दिया है, हवन कुंड। क्या शब्द लिख दिया है? हवन कुंड। या एक और शब्द आ जाता है हवन सामग्री, या ऐसा एक और शब्द आ जाता है पूजा घर, या एक और शब्द आ जाता है तरण ताल। तो इस प्रकार के कुछ और उदाहरण आ जाते हैं जिनका हम यहाँ पर समास विग्रह कर लेते हैं। जैसे पहला शब्द आ गया है हवन कुंड, तो हम जानते हैं हवन कुंड का समास विग्रह क्या हो जाएगा? हवन के लिए, हवन के लिए कुंड, हवन के लिए कुंड। इसी प्रकार हवन सामग्री का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री क्या हो जाएगी? हवन सामग्री हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे पूजा घर, तो पूजा घर का भी समास विग्रह क्या हो जाएगा? ये भी शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पूजा घर का समास विग्रह हो जाएगा पूजा के लिए घर। और इसी प्रकार तरण ताल, तरण मतलब तैरने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तरण बोलते हैं। तो तैरने के लिए, तैरने के लिए ताल। ताल का शाब्दिक अर्थ होता है तालाब, यानी कृत्रिम तालाब। मानवों के द्वारा तैरने के उद्देश्य से ही जो बनाया गया जो तालाब होता है उसको क्या बोलते हैं? तरण ताल बोलते हैं। ताल का मतलब तालाब ही होता है। बोलते हैं कि बारिश से ताल तलैये भर गए, तो ताल और तलैया इन दोनों का अर्थ क्या होता है? तालाब ही होता है। तो इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास का जो तीसरा भेद है, चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। आप बोल रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि यहाँ चतुर्थी लिखा है, यहाँ तीसरा भेद क्यों लिखा है? तो मैं आपको फिर से बता दूं कि कर्ता कारक यानी जो प्रथमा विभक्ति होती है उसके उदाहरण तत्पुरुष समास में नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए उसको छोड़ दें तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी के क्रम में हम लिखें तो ये तीसरा भेद ही बन पड़ता है। आगे हम बात करते हैं इसी तत्पुरुष समास के अगले भेद यानी कि चौथे भेद के बारे में। चौथा भेद क्या कहता है? पंचमी तत्पुरुष समास। और आप जानते हैं पंचमी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? पंचमी विभक्ति में कारक होता है अपादान। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। इसलिए इसको अपादान तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं और पंचमी तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे कि पंचमी तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह क्या होता है? तो मित्रों पंचमी तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से। लेकिन ये से आप देखोगे कि से का प्रयोग आपने इससे पहले किसी एक और समास में कर रखा था, एक और कारक में कर रखा था, और वो कारक कौन सा था? करण कारक यानी तृतीया विभक्ति। और यहाँ पर भी आप से का फिर से प्रयोग कर रहे हैं, यानी किस कारक में कर रहे हैं? ये प्रयोग आप अपादान कारक में कर रहे हैं। अपादान कारक, और अपादान में विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी होती है। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में से का अंतर क्या है? तो मित्रों जब करण कारक में हम से की बात करते हैं तो ये जो से है वो संयोग के अर्थ में आता है। किस अर्थ में आता है? संयोग के अर्थ में। यानी कि जब दो तत्वों का, दो पदार्थों का संयोग जुड़ा हुआ हो, संबंध जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ पर हम करण कारक या तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कारक चिन्ह वही रहता है से। लेकिन यही जब दो पदों के बीच में पृथक्करण आ जाता है, दो चीज़ें एक दूसरे से अलग हो रही हो, तो वहाँ पर हम कारक करते हैं अपादान और विभक्ति लगाते हैं पंचमी। तो यहाँ पर जो ये से आया है, ये से किस अर्थ में आया है? ये से पृथक्करण के अर्थ में आया है। किस अर्थ में आया है? पृथक्करण के अर्थ में। तो पृथक होने के अर्थ में जहाँ पर से आएगा, यानी जहाँ पर दो संज्ञाएं एक दूसरे से अलग होती हुई सी प्रतीत होगी, वहाँ पर हमेशा अपादान कारक होगा। विभक्ति की बात करें तो पंचमी विभक्ति होगी। और ऐसे अलगाव के भाव को दर्शाने वाले शब्दों का जब हम अर्थ ज्ञापन करेंगे तो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा।
उदाहरणों की यदि हम इसके बात करें तो इसके उदाहरण किस प्रकार से हो जाते हैं। पृथक्करण के भाव को लाने वाले जो उदाहरण है वही उदाहरण हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि हमने करण कारक में लिखा था कर ग्रहित यानी हाथों से पकड़ा हुआ, यानी किसी चीज का संबंध हाथ से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे करक्षिप्त। क्या लिखेंगे? करक्षिप्त यानी हाथ से छूटा हुआ। तो कर ग्रहित में आपने देखा जहां पर हाथ से पकड़ा हुआ यानी कोई भी वस्तु है उसका संबंध हाथ से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर हमने कौन सा कारक किया था? कर्ण कारक किया था। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि करक्षिप्त का अर्थ हाथ से छूटा हुआ या हाथ से गिरा हुआ। गिरा है कोई तो निश्चित रूप से उसका संबंध हाथ से पृथक हो गया है, अलग हो गया है। तो ऐसे अर्थों में ही हम पंचमी या अपादान तत्पुरुष कारक को लगाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एक शब्द और हो जाएगा हस्तच्युत। ये शब्द कई बार पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। आप देखेंगे प्रश्न पत्र तो आपको मालूम चल जाएगा इस चीज़ को लेकर के। और भी अगर मैं यहाँ उदाहरणों की बात करूँ तो शब्द आ जाएगा पथभ्रष्ट, दिग्भ्रमित, मार्गभ्रांत, विवेकहीन, चेतना शून्य। तो ये सभी के सभी जो शब्द हैं वो रहित या अलगाव या पृथक्करण के भाव को ही दर्शाने वाले हैं। और इन सभी शब्दों का समास विग्रह किसके अनुसार होगा? पंचमी तत्पुरुष समास के अनुसार होगा। और किस प्रकार से होगा ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। करक्षिप्त का समास विग्रह जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, हाथ से या हाथों से फेंका हुआ। हाथों से क्षिप्त का क्षिप्त धातु जिसका अर्थ क्या होता है? फेंकना। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? हाथों से या हाथ से फेंका हुआ। और फेंक दिया है यानी हाथ से उसको अलग कर दिया है, पृथक कर दिया है। तो कारक कौन सा हो गया? अपादान तत्पुरुष हो गया। इसी प्रकार शब्द आ गया हस्तच्युत यानी हाथ से छूटा हुआ या गिरा हुआ। हाथ से छूटा या गिरा हुआ। च्युत शब्द का अर्थ क्या होता है? गिरना, पृथक होना, छोड़ देना, है ना। तो इस प्रकार आगे शब्द आ गया है पथभ्रष्ट यानी रास्ते से भटका हुआ। भटका यानी कि रास्ते से अलग हो गया। तो शब्द क्या लिखोगे? पथभ्रष्ट का पथ से भ्रष्ट। भ्रष्ट का मतलब क्या हो जाता है? भटका हुआ। इसी प्रकार दिग्भ्रमित, दिशा से भ्रमित, दिशा से भूला हुआ, दिशा को भूला हुआ। शब्द क्या हो जाएगा? दिशा से भ्रमित। तो ये दिग्भ्रमित का समास विग्रह हो जाता है। दिग का मतलब दिशा होता है, भ्रमित शब्द का मतलब भूल जाना, भटक जाना, रास्ते को छोड़ देना। मार्ग भ्रांत का भी समास विग्रह ऐसा ही होता है। मार्ग से भ्रांत, और भ्रांत का अर्थ भी क्या होता है? भटका हुआ। शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कई बार शब्दों में अर्थगत दृष्टि से बहुत ही गहरा साम्य हो जाता है, समानता हो जाती है। अगला शब्द है विवेकहीन। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? विवेक से हीन, और किसी चीज़ से हीन होना यानी उस चीज़ से रहित होना। तो रहित का मतलब भी अभाव को ही या पृथक्करण को ही दर्शाता है। इसी प्रकार चेतना शून्य, शून्य शब्द जो है ये भी हीनता या अभाव या पार्थक्य का ही बोध करवाता है। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका? चेतना से शून्य यानी कि चेतना से रहित समास विग्रह किया जा सकता है। तो इस प्रकार मित्रों हमने यहाँ पर जो उदाहरण बनाए हैं वो पंचमी तत्पुरुष समास के बनाए हैं। कुछ उदाहरण इसके और भी हो सकते हैं, जैसे कि भयभीत या सिंहभीत। तो इस प्रकार के, तो भय रक्षा के अर्थ में भी सामान्यतः पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ भयात भीत है यानी भय से डरा हुआ। समास विग्रह भयभीत का क्या हो जाएगा? भय से भीत। भय से भीत, भीत का मतलब क्या होता है? डरा हुआ। या अगर शब्द आ जाए सिंह भीत तो इसका तात्पर्य भय के स्थान पर अब क्या लिख लोगे? अब सिंह लिख लोगे, डर किसका है? अब यहाँ पर शेर का डर है।
तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? सिंह से भीत यानी डरा हुआ। तो इस प्रकार हमने तत्पुरुष समास के चौथे भेद यानी कि पंचमी तत्पुरुष समास को हमने पढ़ लिया है। आगे हम बात करते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास के बारे में, जो कि इसका कौन सा भेद हो जाता है? पांचवा भेद हो जाता है। और इस भेद को आप क्या कहोगे? षष्ठी तत्पुरुष। आप जानते हैं कि षष्ठी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है। तो इसीलिए इसको हम षष्ठी तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? और इसको संबंध तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। तो षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष समास का तात्पर्य एक ही है। हम बात करते हैं षष्ठी यानी कि संबंध कारक के कारक चिन्ह की। तो इसका कारक चिन्ह क्या हो जाता है? का, के, की। जब हम समास की बात करते हैं तो केवल का, के, की इन्हीं तीन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। रा, रे, री का प्रयोग इसमें नहीं होता है। और ना, ने, नी का प्रयोग केवल हिंदी में कुछ विद्वान इसको मान्यता देते हैं और कुछ विद्वान इसको मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि केवल अपना के साथ में ही इसका रूप बनता है। अपना, अपने, अपनी। इसके अलावा ना, ने, नी का अन्य किसी भी शब्द के साथ में कोई रूप बनता नहीं है। यदि हम बात करते हैं अपने में मूल शब्द क्या है, तो अपना में मूल शब्द केवल अप रह जाता है। इसका मैं नहीं मानता कि इसका कोई पृथक से कोई अलग अर्थ होता होगा। अगर आप शब्द हुआ होता तो आपने इसका रूप बन सकता है, जो कि कर्ता कारक के अनुसार भी बन जाता है। ने का प्रयोग वहां पर होता है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास में ना, ने, नी का प्रयोग मैं असंगत मानता हूं, और मेरे साथ बहुत से अन्य जो हिंदी भाषा के जो विद्वान हैं, जिनसे ही मैंने सीखा है, वो भी इस बात को असंगत मानते हैं। हम बात करते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरणों के बारे में। तो इसके उदाहरण मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया है गौघृत। यह शब्द आ जाता है गौदुग्ध। यह शब्द आ जाता है भानुन्मेष। एक शब्द आ जाता है अमचूर। और एक गर्मियों का एक बड़ा गजब का स्वादिष्ट पेय आम रस। मुंह में पानी भर आया होगा नाम सुनते ही, है ना? तो इस प्रकार के इसके शब्द हो जाते हैं। जैसे मैंने एक शब्द और लिख दिया है सुमन सौरभ। कुछ लोग माथा खुजा रहे हैं और समास विग्रह कर रहे हैं सुमन का सौरभ, जैसे कोई लव स्टोरी का कोई टाइटल दे रहे हो। ऐसा नहीं है। शब्द का समास विग्रह कुछ अलग तरीके से होगा। इस प्रकार के शब्द अक्सर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। शब्द इसके बहुत सारे बन सकते हैं। वृक्षच्छाया। और शब्द हो जाएगा चर्म रोग। और शब्द हो जाएगा रोगोपचार। द्राक्षालता। या एक शब्द और हो जाएगा द्राक्षासव। तो इस प्रकार के बहुत से इसके उदाहरण बनाए जा सकते हैं। राजपूत लिखो या राजकुमार लिखो, इन शब्दों में, इन सभी शब्दों में समास कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। उदाहरण इसके किस प्रकार से बनते हैं, हम इनका समास विग्रह कर लेते हैं। जैसे कि पहला शब्द क्या आ गया है? गौघृत आ गया है, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? गाय का घी। समास विग्रह क्या हो जाएगा? गाय का घी। घृत का अर्थ क्या हो जाता है? घी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब हमने शब्द का समास विग्रह किया, तो समास विग्रह करते समय हमने बीच में किसका प्रयोग किया? का, के, की का प्रयोग किया। और इसी प्रकार से हमें ये प्रयोग निरंतर बाकी शब्दों के साथ में भी करते रहना है। गौ दुग्ध का मतलब क्या हो जाएगा? समास विग्रह क्या हो जाएगा? गाय का दूध। इसी प्रकार भानुन्मेष शब्द का, ये संधि से बना हुआ शब्द है। भानु प्लस उन्मेष। उन्मेष का मतलब क्या होता है? रोशनी, चमक, द्युति, आभा। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों का अर्थ लेते रहिएगा। भानुन्मेष का समास विग्रह क्या हो जाएगा? भानु। भानु यानी कि सूर्य। तो सूर्य का उन्मेष। उन्मेष का मतलब क्या हो जाता है? प्रकाश। तो शब्दों के अर्थ को इस प्रकार आप लिखते सीखते चलिएगा। शब्द आया है अमचूर। तो अमचूर शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? आम का चूर्ण। तत्सम शब्द इसका यही बनता है आम्रचूर्ण। अमचूर का तत्सम रूप क्या हो जाता है? आम्रचूर्ण। आम का तत्सम रूप हो जाता है आम्र। तो हिंदी में इसका समास विग्रह हो जाएगा आम का चूर्ण या फिर चूरा। इसी प्रकार आम रस का समास विग्रह क्या हो जाएगा? आम का रस।
अगला शब्द आ गया है सुमन सौरभ। तो यदि आपने इसका समास विग्रह सुमन का सौरभ कर दिया है या सौरभ का सुमन कर दिया है तो ये चीज़ें आपकी गलत है, इस प्रकार का ना करें। आप अब यहाँ पर शब्दों के अर्थ की ओर जाएं। सुमन शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? सुमन शब्द का अर्थ हो जाता है फूल, और सौरभ शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? सौरभ का अर्थ हो जाता है सुगंध। तो इस प्रकार इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? फूलों की सुगंध। इसके बाद में हम बात करते हैं वृक्ष छाया। तो वृक्ष छाया का समास विग्रह क्या हो जाएगा? वृक्षों की छाया या पेड़ों की छाया, वृक्ष छाया बन जाता है। इसी प्रकार चर्म रोग का समास विग्रह क्या हो जाएगा? चर्म का मतलब चमड़ी, अर्थात चमड़ी का रोग। और जब रोग हो गया है भाई तो रोग का उपचार भी करवाओ। तो रोगोपचार का समास विग्रह क्या हो जाएगा? रोग का उपचार, इसका समास विग्रह हो जाता है। आगे शब्द हमने लिखा है द्राक्षालता। तो मित्रों द्राक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? द्राक्षा शब्द का अर्थ होता है अंगूर। क्या होता है? अंगूर। और लता का अर्थ आप समझते हैं क्या हो जाता है? बेल हो जाता है। तो इस प्रकार द्राक्षालता का समास विग्रह क्या हो जाएगा? द्राक्षा यानी कि अंगूर की लता का मतलब क्या हो जाएगा? बेल हो जाएगा। तो शब्दों के प्रासंगिक अर्थ को आप ले सकते हैं। अगला शब्द द्राक्षा शव आ गया है। तो यहाँ द्राक्ष का यानी अंगूर का कोई शव नहीं है, ये शब्द है आसव। दीर्घ संधि के योग से बना हुआ शब्द है। आसव का मतलब हो जाता है रस। आसव का मतलब क्या हो जाता है? रस। तो यहाँ पर द्राक्षा का मतलब आपने क्या सीख लिया है? अंगूर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंगूर का आसव। मूल शब्द को भी साथ में लिख लीजिएगा ताकि आप भूलो नहीं। आसव का मतलब क्या होता है? रस हो जाता है। इसी प्रकार शब्द आ गया है राजपुत्र या राजकुमार। शब्द आ जाए तो इसका समास विग्रह क्या करोगे? राजा का पुत्र, आप इसका समास विग्रह करोगे। तो आज हमने तत्पुरुष समास के इन 5 भेदों को पढ़ लिया है। तत्पुरुष समास के आगे कुछ और भी भेद हैं। आगे आने वाली क्लास में हम उन भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं मित्रों। जितने भी उदाहरण लिखवाए हैं मैंने, अच्छी तरह से इन उदाहरणों को लिखें, सीखें, समझें। और किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक किए बिना, शेयर किए बिना नहीं रहेंगे, कमेंट किए बिना भी नहीं रहेंगे। और कमेंट के जरिए आप हमें अपनी समस्याओं को भी भेज सकते हैं मित्रों। तो एक बार आपको फिर से कहना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यवस्थित रूप से सारे पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए आप चाणक्य क्लासेस की जो एंड्रॉइड ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।